चलिए बेटा, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, है ना। हुआ क्या कि 17वीं सेंचुरी में साइंटिस्ट तरीके ढूंढ रहे थे किस तरह से एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट करने, और इसके लिए उन्होंने बहुत सारे लॉ दिए। और इन सब लॉ को लॉ क्या कहा जाता है बच्चे, हेडिंग में लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब इसके अंडर उन्होंने बहुत सारे 4 या 5 लॉ दिए। पहला उन्होंने कहा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, है ना। कई गेल-लुसाक लॉ, 4-5 लॉ दिए, एक एक करके हम सारे पढ़े। सबसे पहले हम चलते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में, जो बताता है किस तरह। सबसे पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये क्या कहता है, इन एनी फिजिकल चेंज द टोटल मास of reactants is equal to the mass of product, or in other words mass can neither be created nor destroyed. In any physical change, the total mass of the reactant is equal to mass of product. बात समझ आई नहीं है। और इन अदर वर्ड मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। मतलब यार कि मैं आपको बताता हूँ कि अगर मान लो कोई केमिकल रिएक्शन हुई तो उसमें कुछ रिएक्टेंट होंगे, है ना, कुछ प्रोडक्ट बनेंगे। अगर तुम लेफ्ट हैंड साइड का मास देखो तो वो राइट हैंड साइड के मास के बराबर आएगा। मतलब कोई मास का नुकसान नहीं होता, नॉर क्रिएटेड, ना मास बनेगा ना मास डिस्ट्रॉय होगा। तो यही लिखा है यानी फिजिकल चेंज, है ना। बात समझ आई नहीं है बेटा। तो अब एक इसका मैं समझा भी देता हूँ और अच्छे देखो कैसे। मान लो इसी को मैं आपको मैथमेटिकल फॉर्म में समझाता हूँ। देखो कैसे। सपोज मैंने आपको एक सिंपल सी रिएक्शन लिख के दी, N2 प्लस H2 गिव्स NH3, हाँ कि ना। हाँ, आपने कहा एक सिंपल सी इक्वेशन दी N2 प्लस H2 गिव NH3, ठीक है। अब सबसे पहले किसी इक्वेशन को आप बैलेंस क्यों करते हो यार। आपने देखा होगा 10th में, आपने देखा होगा यार बच्चे 10th में, या फिर आपने 9th में या 11th में आपने देखा था यार आप इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हो। अब मुझे ये तो आपको सिखाया जाता है, टीचर सिखाते हैं कि इक्वेशन को बैलेंस करो। आप मुझे बताइए कि आप लोग जो है ना इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं। भाई आप लोग बैलेंस इसलिए करते हैं बेटा, ठीक है, टीचर कहती है नहीं बेटा, इसलिए कि भाई आपको ये पता होना चाहिए बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को आप फॉलो करते हैं। वो कहता है कि जितना लेफ्ट हैंड साइड पे मास होना चाहिए उतना राइट हैंड साइड पे मास होना चाहिए। अभी इसका एग्जांपल देखो, सपोज मैं बैलेंस नहीं करता ना, तो मुझे पता है 14 2 जा नाइट्रोजन का मास कितना होता है 14 इंटू 2 28 आ गया और ये देखो 1 इंटू 2, तो 28 प्लस 2 कितना है लेफ्ट हैंड साइड पे 30 ग्राम, हाँ कि ना, ठीक है। जब आप राइट हैंड साइड की बात करोगे 14 एटॉमिक मास होता है प्लस 1 इंटू 3 17। अब लेफ्ट हैंड साइड पे मेरा एटॉमिक मास आ रहा है 30 ग्राम, राइट हैंड साइड पे क्या आ रहा है मेरा 17 ग्राम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो वायलेट हो गया, मतलब फॉलो नहीं करा। इसी को फॉलो करने के लिए हम लोग क्या बैलेंसिंग करते हैं। अब देखो अभी ये तो गलत आ रहा है ना, आप देखो सही क्या होता है। देखो बैलेंसिंग करने के लिए मैं क्या करता हूँ, नाइट्रोजन के देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो आगे आप मल्टीप्लाई कर दो 2 से। हाइड्रोजन के कितने हो गए 3 और 2 6, 3 2 जो 6, तो यहाँ पे भी 6 कर दो। अब निकालो जरा मास 14 इंटू 2, ठीक है, प्लस
यहाँ पे कितना आएगा 3 × 2 तो आएगा 28 और ये कितना आ गया 6। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जब मास निकालोगे आएगा 34 ग्राम। कितना आएगा बेटा 34 ग्राम। अब राइट हैंड साइड पर आना, ट्वाइस ऑफ 14 प्लस 1 × 3 है ना, तो अब 2 × 17 कितना है 34 ग्राम। तो आया कि नहीं आया सेम। तो यही लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में पहला लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यही कहता है कि जितना लेफ्ट हैंड साइड पे मास होगा यानी रिएक्टेंट साइड पे मास होगा, उतना ही राइट हैंड साइड यानी प्रोडक्ट साइड पे मास होगा। अगले लॉ पे चले। लॉ नंबर 2 हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और डेफिनिट प्रोपोर्शन। ठीक है, अब ये क्या कहता है, पहले इसकी डेफिनेशन अच्छी लिखते ना। अ प्योर केमिकल कंपाउंड always contain same element combined together in fixed proportion by वेट। कि एक केमिकल कंपाउंड जो होता है हमेशा क्या करता है, सेम एलिमेंट होते हैं उसमें कंबाइंड टुगेदर इन फिक्स प्रोपोर्शन बाय वेट। बात समझ आई नहीं आई, लिख लिया। ए लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन भी कहते हैं और इसी को आप क्या कहते हो, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी कहते हो। ठीक है, इसको लिख लो कहीं पे, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ डेफिनेट, है ना। अब एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। देखो एग्जांपल जो है हम इसका बहुत अच्छे समझेंगे। देखो मान लो एग्जांपल है ना, कंपाउंड आपको पता है कि यार 2 एलिमेंट से मिलके बना होता है ना। कई बार 2 से ज़्यादा एलिमेंट को भी कंपाउंड कहते हैं, पर वो मिक्सचर भी कहते हैं। ठीक है, तो अभी मैं एग्जांपल से 2 एलिमेंट है H2O। ठीक है, सबसे सुंदर सबसे अच्छा पानी। अच्छा मान लो तुम चले गए साउथ अफ्रीका, मान लो आप चले गए अमेरिका, तुम चले गए कीनिया। अब एक बात बताओ, आप जगह जगह गए और आपने अलग अलग पानी उठा लिया, तो क्या पानी का कंपोजिशन बदल जाएगा? नहीं, तुमने कहा कि साउथ अफ्रीका में पानी का फॉर्मूला H2O नहीं कुछ और होगा और अमेरिका में कुछ और, कीनिया नहीं। बच्चे हमें हर जगह तुम नलके का पानी उठाओ, कोई सा पानी उठाओ, पानी का कंपोजिशन हमेशा सेम रहेगा H2O। मतलब अगर इस लाइन का मतलब क्या है, देखो पानी यहाँ H2 कितना है 2 भाई 1 × 2 और ऑक्सीजन कितना होता है यहाँ पे 16। तो जब आप इसका ये आ गया 2:69 या, तो इसको जब आप काटोगे तो कितना आएगा 1:8। बात समझ आई। तो हमेशा पानी का जो मॉलिक्यूल होगा वो किस फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा 1:8 के। ये डिपेंड ही नहीं करेगा कि अब कहाँ का पानी है, नलके का पानी है, टैप का पानी है, स्विमिंग पूल का पानी है, कहीं मर्जी का पानी हो मेरे भाई, आपका बेटा पानी का फॉर्मूला जो है हमेशा सेम रहेगा। बात समझ आ रही नहीं आ रही? और भी कोई कंपाउंड ले लो, पानी की बात क्यों करते हो? आपने कहा यार CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है। अब वही कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा, हमेशा फिक्स 12 एटॉमिक मास होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 × 2 तो कितना आ गया 12:32। जब इसका आप रेशियो लेते आएगा 3:8। बात समझ आई नहीं आई? तो आपका देखो हर जगह आप देखोगे तो अब CO2 में हमेशा 3:8 फॉर्म में रहेगा कि आपके क्या है 3 इसके रहेंगे और 8 किसके रहेंगे, ऑक्सीजन की। बात समझ आई नहीं आई? आ गई?